सभी बच्चों को नमस्कार। आज का टॉपिक है ऑलरेडी बचा हुआ टॉपिक और थोड़ा बचा हुआ मिगिलिनटुवंटि टॉपिक व्याकरणांश में जो है समास। ठीक है, समास के बारे में, इसमें समास क्या है और जो है समस्त पद क्या है, समास विग्रह किस तरह करते हैं और समास कितने प्रकार है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं हम। आज हम जानेंगे और एक समास, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। ऑलरेडी आप लोगों को द्वंद्व समास हो गया है, द्विगु समास हो गया है, अव्यय भाव समास का विवरण हो गया है, बहुव्रीहि समास का भी विवरण हो गया और बचा हुआ है कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। पहले हम लोग जानेंगे आज कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समासम ఈరోజు తెలుసుకోవాల్సింది మనము कर्मधारय समासम। कर्मधारय समास में इसकी परिभाषा याद रख लीजिए। इसमें जो भी समस्त पद जो रहता है उसमें मुख्य रूप से इसमें उत्तर पद का प्रधानता होता है। उत्तर पद, पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती है। इसमें कर्मधारय समास में जो है उत्तर पद का प्रधानता, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें प्रधान होता है, इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। और एक याद रख लीजिए, ఇందులో ఉత్తర పదం అనేది కి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది कर्मधारय समासంలో। ఇది फर्स्ट हेड। ఇందులోనే इस समास में जब भी समास को विग्रह करते समय, यहां पर देखिए समास को विग्रह करते समय विग्रह समासाన్ని समास विग्रह वाक्यम रासेटప్పుడు समय है जो के समान रूपी वाक्यों का बोध किया जाता है। इसमें इसका उपयोग किया जाता है। रूपी शब्दों को उपयोग किया जाता है, ये जो है इसमें एक सूत्र है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और समास को विग्रह करते समय, कौन सा समास? सिर्फ कर्मधारय समास को जो भी हो समास विग्रह करते समय है जो के समान रूपी शब्दों को उपयोग किया जाता है। और इस समास में तीसरा पॉइंट जो है, इसमें उपमान उपमेय का भी बोध होता है। उपमान उपमेय, उपमान अलंकार उपमेय अलंकार ఉంటుంది కదా, उसको भी इसमें बोध होता है। उपमान उपमेय का भी बोध होता है। ये जो है कर्मधारय समास के मुख्य जो है कर्मधारय समास को किस तरह कर्मधारय समासाన్ని ఏ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఏ విధంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే, అందులో ఎక్కువగా సమాసాన్ని విగ్రహ చేసేటప్పుడు విగ్రహ వాక్యం రాసేటప్పుడు అందులో హై జో అనేది ఉపయోగిస్తారు, మరియు కే సమాన్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తారు, మరియు रूपी अने समाधानी अने शब्द उस पद को भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके संबंधित कुछ उदाहरण ठीक है, దీనికి సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణలు మనం తెలుసుకుందాం। అందుకంటే ముందు దీన్ని మీరు రాసుకుంటారా, నోట్స్ లో రాసుకోండి, లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి।
5 seconds time. ఓకే రైట్ ఇది దీని యొక్క డెఫినేషన్ అంటే మీ ఇందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో और एक जो है बात इसमें विशेषण का विशेष बताता है और एक इसमें मुख्य रूप से क्या है विशेषण का विशेष बताता है विशेषण विशेष भी इसमें रहता है जो उदाहरण के समय आप लोगों को मैं बताऊंगा इसको आप लोग लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए ठीक है लिख लीजिए ना आप लोग तो देखिए उदाहरण देखिए इसमें जो मैं क्या बोला मैं उत्तर प्रद प्रधान होता है और है जो के समान और जो है सो रूपी का उपयोग किया जाता है याद रख लीजिए आप लोग इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान लगाइए क्योंकि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के बीच थोड़ा अंतर दिखाई देता दिखने में दो भी सेम रहते उदाहरण देखिए इसमें कर्मधारय समास के उदाहरण कर्मधारय समास के उदाहरण देखिए उदाहरण के आधार से उदाहरण आप लोगों को मैं बताया हूं ऑलरेडी नीलकंठ इसको विग्रह करते समय नील है जो कंठ ठीक है नील है जो कंठ उसी प्रकार और बताया मैं आप लोगों को पीतांबर ठीक है पीतांबर पीला है जो अंबर पीला है जो अंबर ठीक है और देखिए काली मिर्च काली है जो मिर्च काली है जो मिर्च तो देखिए आप लोग याद रख लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिए इस वाक्यों को ये जो है जो समान का उपयोग किया जाता है यहाँ पर सो यहाँ पर नीलकंठ देखिए वंश नीलकंठ नीला है जो कंठ इसको और तरीके से लिख सकते हैं बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि समास के आधार से नील वंश यहाँ पर देखिए नीलकंठ लिखा मैं नीलकंठ थोड़ा इसमें अंदर देखिए ठीक है नीलकंठ देखिए नील है कंठ जिसका कौन है वो शिव ठीक है कौन है वो शिव भगवान सो यहाँ पर अंतर देखिए आप लोग यहाँ पर अंतर देखिए अंतर ये जो है सो बहुव्रीहि समास के अंतर आता है बहुव्रीहि समास के यही वाक्य है कर्मधारय समास में भी आ रहा है देखिए नीलकंठ नील है जो कंठ यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि में नील है कंठ जिसका शिव सो यहाँ पर उत्तर पद और पूर्व पद दो भी अप्रधान होते हुए एक नया पद का उद्भव प्रकट होता है यहाँ पर शिव सो आप लोग మీరేం గుర్తుంచుకోవాలి ఇందులో ఇక్కడ చూడండి నీలకంఠ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏం రాసాం నీల్ है जो కంఠ రాసాము कर्मधारय సమాసంలో ఓకేనా అదే విధంగా దీన్ని బహువ్రీహి సమాసంలో రాసుకుంటే నీల్ है कंठ जिसका ఇది కూడా సేమ్ వస్తుంది మీనింగ్ అనేది రెండు సేమ్ కానీ
ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, మీరు ఎప్పుడైనా కానీ బహువ్రీహి సమాసంలో రాసేటప్పుడు ఈ జిస్కా అనేది చివరికి వస్తుంది. కర్మధారయ సమాసంలో హైజో అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఫస్ట్ తేడా అనేది గుర్తుపట్టాలి అంటే సేమ్ పదాలు వచ్చాయి, దాన్ని విగ్రహ చేసినప్పుడు కర్మధారయ సమాసంలో హైజోను హైజో అనే వాక్యాన్ని, హైజో అనే పదాన్ని మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాము. అదే బహువ్రీహి సమాసంలో హై అనేది ఒకటి ఉంటుంది, జిస్కా అనేది వేరే కాదు ఉంటుంది. डिफरेंट అనేది చూడండి ఇక్కడ అర్థమవుతుందా మీకు? అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్స్? आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो बोलता हूं? నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది కదా? అంటే ఇక్కడ పదాలు సేమ్. पीला पीतांबर, पीतांबर पीला है जो अंबर, इसका अर्थ पीला है अंबर जिसका, वो कौन है? हाँ, भगवान ही है ना। और देखिए यहाँ पर ये जो है उसी प्रकार का रहता है। सो ऐसे वाक्य और उसी प्रकार और एक देखिए श्वेतांबर में बोला, श्वेतांबर, 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 श्वेतांबर को क्या बोला मैं? श्वेत है जो अंबर, ठीक है, श्वेत है जो अंबर। ये क्या हो रहा आपके? ये जो है कर्मधारय समास, ఏ సమాసం అవుతుంది మరి? కర్మధారయ సమాసం అవుతుంది. ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఏది ఉపయోగించాము? హై జో అనే దాన్ని ఇక్కడ ఉపయోగించడం జరిగింది. దీన్ని వేరే విధంగా రాసుకుంటే ఎలా అవుతుంది? श्वेत है अंबर जिसका, कौन है वो? सरस्वती माता, ठीक है। अर्थमవుతుందా మీకు తేడా? इसका अंतर जो है सो समझने आ रहा है ना आप लोगों को? सो कर्मधारय समास में हैजो का उपयोग किया जाता है और बहुव्रीहि समास में जो है सो यहाँ पर है लिख के जिसका का उपयोग मीन्स दो पूर्व पद उत्तर पद दो भी अप्रधान होते हुए समस्त पद जो बनता है उसका दूसरा रूप, दूसरा जो प्रत्येक जो रूप प्रकट होता है, तीसरा जो पद प्रकट होता है। जैसे यहाँ पर नील है कंठ जिसका, कौन है वो? शिव। यहाँ पर नील है जो कंठ, ये क्या होगा? कर्मधारय समास। और इसमें देखिए नील जो है सो विशेषण है, नील है जो है सो विशेषण। या कंठ क्या है? कंठ की विशेषता विशेष्य बता रही है। यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास में मुख्य ध्यान से सुनिए, नील कंठ, नील जो है सो विशेषण है, नील అనేది విశేషణ। సో ఇక్కడ కంఠ, ఈ కంఠ యొక్క విశేషాన్ని విశేషతను అంటే ప్రత్యేకతను, దాని యొక్క ప్రత్యేకతను గురించి తెలియజేస్తుంది। కంఠ ఎలా ఉన్నదట? కంఠం ఎలా ఉన్నదట? నీలాకారంలో, దాని యొక్క విషయం ఎలా ఉంది? నీలాకారంలో ఉన్నది। సో ఇక్కడ విశేషణ యొక్క విశేషను తెలియజేసేది, అంటే విశేషణ యొక్క ప్రత్యేకతను తెలియజేసేదే ఇక్కడ మనకు కర్మధారయ సమాసంగా మనం చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది। అర్థమవుతుందా? సో ఇది తేడా మీరు గుర్తించాలి। సో पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, यहाँ पर पीला क्या है? विशेषण है। पीला क्या है? विशेषण। మరి పీలా విశేషణ, అంబర్ అనేది, అంబర్ అనేది దానికి అంటే విశేష, అంటే అంబర్ యొక్క అంటే మన అంబర్ అనేది ఆకాశం యొక్క విశేషతను, ఆకాశం ఎలా ఉన్నదట? చాలా స్కై బ్లూ, స్కై ఆకారంలో, పీలా అంటే నీలాకారంలో ఉన్నదట। అంటే నీలి ఆకారం అనేది అక్కడ విశేషణం అయితే, అంటే ఆ ఆకాశాన్ని యొక్క విశేషను అంటే ప్రత్యేకతను తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ। అంటే ఆకాశం ఎలా ఉన్నది? చాలా నీలాకారం, అంటే మీన్స్ దట్ నీలి ఆకారంలో ఉన్నది ఆకాశం, అంటే దాని యొక్క ప్రత్యేకతను విశేషతను, దాని యొక్క ప్రత్యేకతను ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది। కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? कर्मधारय समास। सो ऐसे याद रखो, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और जो है सो इसमें विग्रह करते समय जो का उपयोग किया जाता है और विशेषण विशेषण जो है सो विशेष का रूप बतलाता है। यहाँ पर ये है जो नेक्स्ट में और एक बोला मैं क्या है? के समान, उसके रूप उदाहरण देखिए। अंडरस्टूड? समझ में आया ना आप लोगों को? काली मिर्ची और भी लिख सकते हैं, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची भी लिख सकते हैं आप लोग। काली मिर्ची हो गया, नेक्स्ट हरी मिर्ची, हरी है जो मिर्ची, काली मिर्ची అంటే మిరపకాయ, నల్ల మిరపకాయ, काली है जो मिर्ची, नलगा वाला मिर्ची, हाँ हरी मिर्ची भी लिख सकते हैं।
और बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं इसके संबंधित, और उदाहरण लिखने से समय अपने को समय नहीं बस होता है। ठीक है, ये जो है कर्मधारय समास में जो के है जो का उपयोग करते हुए किस तरह लिखना। ओके, और जो है सो यहाँ पर बहुव्रीहि समास में एग्जाम पैटर्न में आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो అందులో రెండు ఆప్షన్లు బహువ్రీహిను కర్మధార రెండు ఇవ్వడు, ఏదైనా ఒక సమాసం మాత్రమే ఇస్తాడు, గుర్తుంచుకోండి. నీలకంఠ ఇచ్చి కింద నీలకంఠ ఇచ్చి ఇది ఏ సమాసం అన్నాడు అనుకోండి, కింద బహువ్రీहि समासము कर्मधारय समास ఇవ్వడు, ఏదైనా ఒక సమాసం గురించి మాత్రమే ఇస్తాడు. एक ही समास के बारे में पूछा जाता, दो समास नहीं पूछता है, याद रख लीजिए. ओके राइट. अब देखिए आप लोग क्या कर के समान को उपयोग की जाएंगे, के समान. ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग. ठीक है, लिख लीजिए आप, राइट अप. ओके हो गया ना. सो देखिए नेक्स्ट है जो होगा, नेक्स्ट के समान के रूप उदाहरण देखेंगे हम लोग. चंद्रमुख उदाहरण, ये भी उदाहरण है. चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, समान मुख. और देखिए नेक्स्ट चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख. चरण कमल, चरण कमल, चरण रूपी कमल, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग इसमें. और इसको कमल के समान चरण, कमल के समान चरण मिला राइट. चरण అంటే పాదాలు, चरण कमल. ठीक है, और स्वर्णलता, 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 स्वर्ण रूपी लता, लता. और सोने जैसे लता, और इसको सोने जैसी लता भी कह सकते हैं. लिख लीजिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. सो यहाँ पर के समान का उपयोग किया गया, रूपी का उपयोग किया गया. ऐसे विग्रह करते समय ऐसे वाक्य अगर ऐसे पद आए बोले तो वो कर्मधारय समास बोल के समझना चाहिए. इటువంటి పదాలు के समान रूपी అని వచ్చింది అనుకోండి, అది ఖచ్చితంగా कर्मधारय समासे. के समान रूपी और जो है जो ఈ పదాలు ఉపయోగిస్తే పదలో అది ఖచ్చితంగా कर्मधारय समास అవుతుంది. कर्मधारय समास ये जो है उपमान उपमेय को, उपमान अलंकार ఉపमेय अलंकार గురించి తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ ఉపమాన్ ఉపమేయ అంటే దీని యొక్క లక్షణము చంద్ర के समान, చంద్రము యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంది, ముక్కు, ముక్కు యొక్క లక్షణము ఇక్కడ उपमेय. और ये जो है उपमान, उपमान उपमेय के बारे में यहाँ पर बताया जाता है. ये जो है सब कर्मधारय समास का, समास के उदाहरण और उसकी परिभाषा. ठीक है, आप लोग लिख लीजिए. आप लोग इसके संबंधित और कई उदाहरण है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में जो है सो मैं सेंड करूंगा. बहुत सारा उदाहरण है, लिखने तो हम लोगों को यहाँ पर शापट नहीं बस होता. ठीक है, आपको समझने के लिए మీకు అర్థం కావడానికి నేను రెండు మూడు ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది, రాయడం జరిగింది. ओके लिख लीजिए आप लोग. और भी लिखा हुआ तो लिखते हैं स्त्री, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, स्त्री रूपी रत्न.
स्त्री रूपी रत्न, ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं आप। ये जो है कर्मधारय समास के उदाहरण और कर्मधारय समास का डेफिनेशन। सो अंत लास्ट में बचा हुआ है नेक्स्ट समास तत्पुरुष समास। बहुत बड़ा समास है, समास में बहुत बड़ा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारे चार भागाలు ఉంటాయి అందులో, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, दान నుంచి తెలుసుకుందాం। ठीक है, ये हो गया ना, मिटा दूंगा क्या, చూపిస్తున్నా। ओके, नेक्स्ट समास फाइनल समास చివరిది अंत लास्ट समास में जो है अंत समास जो है सो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जो है सो इसका जो है डेफिनेशन है, तत्पुरुष समास में जब समास को विग्रह करते समय जो कारक विभक्तियों का लोप होता है। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति क्या है, कारक विभक्ति पहले वो जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक विभक्ति, कारक विभक्तियां, कारक विभक्तियां, कारक विभक्तियां मीन्स जो कारक विभक्ति होते ना, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, षष्ठी जो रहता ना, प्रथम द्वितीय किन कुन चेत चेतन, ऐसे जो तेलुगु में रहता है कारक विभक्तियां। देखिए इसमें कारक कितने प्रकार के वो याद रखना पड़ेगा। कारक विभक्ति, कारक में एनी प्रकार केसेस है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसेस, कारक बोलते केसेस इंग्लिश में। हाँ, सो कर्ता ने कर्ता कारक, ओके, कर्म कारक, कारण कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, नेक्स्ट पदान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक, नेक्स्ट अधिकरण कारक, नेक्स्ट संबोधन कारक, संबोधन कारक, ये याद रखना चाहिए, संबोधन कारक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए कारक। ये जो है सब कारक विभक्तियां, ये जो कारकों के प्रकार, इसमें विभक्तियां कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, ये विभक्तियां के द्वारा के साथ, संप्रदान, संप्रदान से अपदान, संप्रदान को अपदान से, अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर यहाँ पर के, अरे बाप रे, ये यहाँ पर देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को, के लिए यहाँ पर के लिए को, ये जो है सो कारकों की विभक्तियां। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपदान से संबंध का के की
नानेनी अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये जो है सो कारकों की विभक्ति इवన్నీ విభక్తులు कारक विभक्తులు ఇవన్నీ మనకు గుర్తుండాలి। ये कारकों के विभक्तियां जो ये कारक विभक्तियों के आधार से ही यहाँ पर तत्पुरुष समास के विभाग, यहाँ पर तत्पुरुष समास में इसका कर्ता कारक का उपयोग नहीं होता है, इसका उपयोग नहीं होता है और संबंध कारक संबोधन कारक का भी उपयोग नहीं होता है। सो तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में जो है सो कर्ता कारक और संबोधन कारक का उपयोग नहीं किया जाता है। ఇది గుర్తుంచుకోండి। తత్పురుష సమాసంలో కర్తా కారకుని ఉపయోగించడం జరగదు, సంబోధన కారకుని కూడా ఉపయోగించడం జరగదు। మిగిలిందేవి ఎన్ని కారకులు? कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक का बोध होता है। सो 1 2 3 4 5 6 कारक विभक्तियों का लोप होता है। सो तत्पुरुष समास में 6 कारकों का विभक्ति होता है। सो तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या है? जब समास विग्रह करते समय कारक विभक्तियों का लोप होता है उन्हें तत्पुरुष समास, उन समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास का परिभाषा, तत्पुरुष समास యొక్క పరిభాష ఏంటిది? ఎప్పుడైతే సమాసాన్ని విగ్రహం చేస్తారో ఆ సమాసంలో కారకం యొక్క విభక్తులను ప్రథమ విభక్తి, ద్వితీయ విభక్తి, షష్ఠి విభక్తి ఆ విభక్తులను ఉపయోగించడము జరుగుతుందో వాటిని మనము तत्पुरुष समास లోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని तत्पुरुष समास అని అంటారు। ఇది तत्पुरुष समास का डेफिनेशन। सो इसमें विभक्तियां कौन से रहते हैं? कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपदान, संबंध, संबोधन यही रहते। कर्ता ఉండదిಲ್ಲ, कर्ता नहीं ఉండదు, संबोधन नहीं होते। सो ये विभक्तियों का लोप होता है। सो को, से, के द्वारा, के लिए, को, से, काके की, में पर इसका उपयोग किया जाता है कारक विभक्तियां। सो यहाँ पर ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, రాయడం అవసరం లేదు, మీకు ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటది, ఇది రాయడం అవసరం లేదు। క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో స్టడీ మెటీరియల్ చివరికి కూడా ఇవ్వడం कारक విభక్తులు ఏంటి అనేది। ఓకే, అందుకే నేను రబ్ చేస్తున్నా, రాయడానికి అవసరం లేదు। सो देखिए, ठीक है। सो देखिए पहले कर्म तत्पुरुष समास, पहला जो है सो कर्म तत्पुरुष समास। कुछ भी इसमें कौन सी विभक्ति होती है? को की विभक्ति होती है, को। ठीक है, को की विभक्ति, को का विभक्ति लिया जाता है। उदाहरण लिख लीजिए, खत्म, ये सुनना है आप लोगों को। परलोक गगन, परलोक गमन विग्रह करते समय परलोक को गमन। ठीक है, और तिलचड्डा, तिलचट्टा, तिल को चाटने वाला। ठीक है, सो ऐसे यहाँ पर कौन सी विभक्ति का लोप होता है? को का विभक्ति का लोप होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। उसी प्रकार नेक्स्ट लीजिए, कर्म हो गया, नेक्स्ट करण, करण कारक, करण तत्पुरुष समास। ये जो है सो कर्म तत्पुरुष समास, को का लोप होता है, यहाँ पर से का लोप होता है, से के द्वारा का लोप होता है, और के सा इसका जो लोप, ये विभक्तियां हैं,
ये विभक्तियां हैं करण तत्पुरुष में, ये जो है सब विभक्ति, इसके आधार से उदाहरण लिख लीजिए आप लोग। कंप्लीटेड। उदाहरण, रेखांकित, रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, रेखांकित। मन मना, मन से माना, मन से माना। रस भरा, रस से भरा। ये उदाहरण है, उदाहरण पहला लिख लीजिए आप। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, ये उदाहरण लिख लीजिए आप लोग अपने अपने नोट्स में या स्क्रीनशॉट लीजिए 2 सेकंड्स। हो गया ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड वन, तीसरा, तीसरा जो है सो संप्रदान। तीसरा जो है ना संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें जो है सो के लिए होगा बोध होता है, ठीक है। और जो है सर अपदान, अपदान तत्पुरुष समास। सो के लिए फर्स्ट एग्जाम उदाहरण, पाठशाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। उसी प्रकार प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए विग्रह करते समय, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। प्रयोग के लिए शाला। अपदान में, अपदान में क्या है से, यहाँ पर अपदान में क्या है बोला तो अलग होना, अलग वेरवल अपदान में। ठीक है, संप्रदान लोग के लिए को, ठीक है। पाठशाला पाठ के लिए का विभक्ति का बोध होता है, लोप होता है, ऐसे समास बनना। और लिख सकते रणभूमि, 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 रण के लिए, रणभूमि मतलब युद्ध क्षेत्र, युद्ध भूमि, रण के लिए भूमि, युद्धम पर भूमि, रण के लिए भूमि, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। सो ऐसे बहुत सारे हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये उदाहरण पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट,
पदभ्रष्ट, पदभ्रष्ट, पद के लिए भ्रष्ट। उदाहरण लिख लीजिए आप लोग। रोग मुक्त, नेक्स्ट रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त मीन्स पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग मुक्त అంటే రోగము అంటే రోగంతో ముక్తుడు। जन्मांत, जन्मांत, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्मांध అంటే పుట్టినప్పటి నుండి గుడ్డివాడు। नहीं दिख रहा, ठीक लिख लीजिए यहाँ पर जन्मांध, विग्रह करते समय जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्मांध कनबड़े చెప్పేది గుర్తుంచుకోండి। सो यहाँ पर देखिए संप्रदान तत्पुरुष में के लिए को पाठशाला, पाठ के लिए शाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, रणभूमि, रण के लिए भूमि, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, और अपदान में जो है से का प्रयोग होता है, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, और बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ वन हो गया ना आप लोगों का। फोर्थ वन संबंध कारक, संबंध मीन्स का के की वो संबंध कारक, संबंध कारक। नेक्स्ट संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष बोलना, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास बनाना। इसमें का के की इसका बोल, जैसे उदाहरण रणभूमि, इसको लिख लीजिए आप लोग सुकुसा, सुकुसा, सुकुकासा, सुकुकासा, सुकुसा, सुकुकासा। सो यहाँ पर विभक्ति का लोप, विभक्ति का लोप होता है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, समय बहुत कम है क्योंकि समास का आगे हो जाना है। दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया का सागर, दया का सागर। सो विभक्ति का लोप। सो ऐसे समासों को हम लोग संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। और फाइनल जो है सो अधिकरण समास, अधिकरण, और जो है सो अधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। इसमें जो है सो में पर इसका विभक्ति का लोप, सरदर्द, 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 सर में दर्द, सर में दर्द, तलनोपी, 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 और सर दर्द, सर में दर्द, और बहुत सारे उदाहरण हैं लिख सकते हैं हम लोग। में और पर का विभक्ति का लोप यहाँ पर। घुड़सवार,
घुड़सवार। घुड़सवार माने घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ये जो है सो ऐसे समास, इसमें విభక్తియం వల్ల ఏం గుర్తుంచుకోవాలి మీరు, ఏం లేదు విభక్తులను ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలంతే. విభక్తులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో దీన్ని ఖచ్చితంగా ఈ సమాసం అంటే ఇవన్నీ ఒకటే సమాసం అంటే కాకే కి సా के लिए కాకే కి और మే पर और का से को ఇవి వచ్చినాయి అంటే ఖచ్చితంగా 100% అవి తత్పురుష సమాస్కి సంబంధించినవని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అంతే. అంటే విభక్తుల యొక్క లోపాలు అనేటిది అలా కనబడ్డాయి అంటే అవి ఖచ్చితంగా తత్పురుష సమాస్కి సంబంధించిన సమాసమే అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇలా ఈ విధంగా పదాలు ఉంటాయి అంటే విభక్తుల ఆధారంగా, विभक्तों के आधार से समस्त पद यहाँ पर दिया जाता है, उसके आधार से हम लोग वो कौन सा समास అది ఏ సమాసం అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఈ సమాసాలు అన్ని సమాసాలకు సంబంధించిన ఉదాహరణలు నేను మీకు వాట్సాప్ లో నేను ఖచ్చితంగా ఈ రోజు మీకు సెండ్ చేస్తాను. ఇట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ రేపు సెండ్ చేస్తాను, ఒకసారి మీరు వాటన్నిటిని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో समास पूरे कितने प्रकार के हैं, पूरे 6 प्रकार के समास है. द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास. ये तत्पुरुष समास जो है सो बहुत बड़ा सा समास है, बहुत बड़ा చాలా పెద్ద సమాస్ ఇది. ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి అన్ని విభక్తుల యొక్క లోపం అనేది ఇందులో ఉంటుంది. విభక్తి లోप जैसे कर्ता, कर्ता का लोप नहीं होता और संबोधन का इसको उपयोग नहीं किया जाता है. सिर्फ 4 जो है सो कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास और जो है सो संप्रदान तत्पुरुष समास, संबोधन तत्व और जो है सो अपदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और जो है अंत में अधिकरण तत्पुरुष समास. जो 6 समासों का लोप इसमें किया जाता है, उसके विभक्तियों का उपयोग किया जाता है. ये जो है सो समास का जो है सो प्रकार, उसका पूरा सा विवरण. इसमें कुछ संदेह है क्या आप लोगों को? ये जो है सो आप लोग लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए. और कुछ संदेह है क्या? चाट कीजिए इसमें. डाउट्स चिल्ड्रंस, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగమ్మా, అడగండి అమ్మా.